हेलो प्यारे बच्चों। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तोराहाट, आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे काफ़ी बात की है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इन सब में काफ़ी सारे डिस्कशन किए हैं। आज हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ इन पे स्पेशली हम बात करेंगे। उससे पहले एक टिप दे देता हूँ आपको। टिप क्या है कि ट्रिक बता देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन ये आता है राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ ये है कि कोई दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 हैं, ये मिक्स्ड हैं, ठीक है, दोनों मिक्स्ड हैं। और ये लिक्विड 1 और 2 हैं। लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर, लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन यहाँ x1 है, लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है, ये गिवन होगा, ठीक है। इसका जो प्योर स्टेट में P1 नॉट है और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इसका P2 नॉट है, ये गिवन होगा, ये आपको दे दिया जाएगा। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पे जो P, टोटल वेपर प्रेशर P होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का। P इक्वल्स टू क्या होता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होता है। आपसे ये टोटल वेपर प्रेशर नहीं पूछेगा। ये जो है P इक्वल्स टू पहले होता है पार्शियल प्रेशर। जैसे इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ कितना होगा, मान लो P1 होगा, इसका पार्शियल प्रेशर यानी कि पहले लिक्विड का यहाँ वेपर्स होंगी उसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, दूसरे लिक्विड की यहाँ वेपर्स होंगी उसका अपना पार्शियल प्रेशर यहाँ होगा। तो टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और P1 इक्वल्स टू होता है P1 नॉट x1 और P2 इक्वल्स टू होता है P2 नॉट x2, ठीक है। लेकिन आपसे ना तो P1 पूछेगा, ना P2 पूछेगा, ना P पूछेगा, ठीक है। आपसे ये कहेगा कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन कहाँ बताइए? वेपर फेज में। मतलब यहाँ वेपर स्टेट में, सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन x1 है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन यहाँ x2 है। और ये पूछेगा कि यहाँ वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 का और 2 का, पहले लिक्विड का और दूसरे लिक्विड का। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज फेज 1 के लिए x1, पहले के लिए, ये किसके लिए? वेपर फेज के लिए, x1 वेपर, यानी कि वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होगा P1 ओवर P, P1 ओवर P, ये P1 ओवर P, ठीक है। और वेपर फेज में x2 वेपर, यानी कि वेपर फेज में x2 वेपर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 अपॉन P, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी? P1 इक्वल्स टू क्या है? P1 इक्वल्स टू है P1 नॉट x1, तो इसको लिख सकते हैं P1 नॉट x1 सीधे सीधे करने के लिए, ठीक है, अपॉन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, क्योंकि P की वैल्यू क्या है? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो पूरा फॉर्मूला ये याद रखें, x1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1 अपॉन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और यहाँ पे x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ओवर द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। उसका पार्शियल प्रेशर, सेकेंड लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर निकाल लिया, और पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रिक की बात। अब हम बात करें अपने टॉपिक की, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। परी जाओ, आप खेल लो उसके साथ, जाओ बेटा, परी साथ खेलो। तो अब हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एक तो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन बाई वन हम सभी की बात करेंगे। आज हम दो को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए ध्यान से। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछते रहिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, ध्यान से। तो एलिवेशन ऑफ बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई पॉइंट होता है, हैं? ये पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट तो नहीं होता है, हैं? 10.5 नहीं होता है ना। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? पॉइंट नहीं होता है, इतना तो पक्का है, ठीक है? तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉईल होता है ना? क्या सही है? नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है? अगर किसी बिना पढ़े लिखे से पूछोगे तो वो कह सकता है, ठीक है? लेकिन हम नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का क्या वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड का, ठीक है? किसके इक्वल हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब हो जाएगा, उस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एक लाइन से आपको याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। अब इसको समझना भी है, ठीक है? समझना भी है। कैसे समझेंगे? देखिए, मेरे पास एक लिक्विड था यहाँ, ठीक है? एक लिक्विड था और उस लिक्विड को मैंने गर्म करना शुरू किया, हीट किया, ठीक है? हीट करने लगे। हीट करेंगे तो पहले गर्म नहीं कर रहे थे, तब भी यहाँ कुछ वेपर्स होंगी इसकी, क्योंकि किसी भी लिक्विड की सरफेस पर उस लिक्विड की वेपर्स हमेशा होती हैं। यहाँ ये आपका क्या है? लिक्विड है और इसकी सरफेस पे वेपर्स जरूर होंगी हमेशा, ठीक है? ये डिपेंड करता है लिक्विड टू लिक्विड की, किसी की कम होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं सरफेस पे वेपर, लेकिन होती हैं। तो सरफेस पे इसकी वेपर्स जरूर होंगी। तो कुछ वेपर्स होंगी तो उनका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा, और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे, ठीक है? तो जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ वेपर्स भी बढ़ती जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इन मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटा इसमें लिक्विड में, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, तो ये दौड़ भाग करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से जंप करके बाहर निकलने लगेंगे वेपर फॉर्म में। वेपर बनती कैसे हैं? मैंने कल बात की थी कि मॉलिक्यूल जो हैं घूमते रहते हैं, यहाँ दौड़ धूप करते रहते हैं, तो कुछ जंप करके बाहर भी आ जाते हैं। अगर स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर आते जाएंगे, इसमें से बाहर निकलते जाएंगे। तो बाहर निकलते जाएंगे तो वो जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर P1 था, ये क्या था? वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? P है। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 atm है। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। और ये P1 कम था शुरू में, टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक टाइम आएगा जब ये P1 1 atm हो जाएगा। जब ये हमारा P1 मतलब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया कि एटमॉस्फेयर में बाहर जो प्रेशर है 1 atm है। उस टाइम पे ये लिक्विड क्या होने लग जाएगा? बॉईल करने लग जाएगा,
ठीक है, और बॉईल करे या ना करे वो बात छोड़ दीजिए, बॉईल तो हमें जो दिखता है वो है, लेकिन हमारे लिए कंडीशन यही है कि जब जो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आया बहुत अच्छे से। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या करें कि हमने वही लिक्विड जो लिया था जिसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, अब हमने क्या किया, उस लिक्विड के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घोल दिया, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने घोल दिया। ये जो मैं डार्क स्पॉट्स बना रहा हूँ ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदर भी होंगे, अंदर हम दिखा नहीं रहे, अंदर भी होंगे, सरफेस पे भी होंगे। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, ये क्या है आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, NVS मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, NVS है, ठीक है। तो NVS हमने डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स तो बनेंगी नहीं। तो वेपर प्रेशर जो यहाँ ऑलरेडी था, मान लेते हैं 10 था, ठीक है, पहले जब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, अब डाल दिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। 7 तो वो ATM में नहीं, मैं mmHg या कोई और यूनिट बात कर रहा हूँ, या ये मैं कहूँ कि ये 0.6 था, अब 0.7 हो गया ना, 0. ज़्यादा था पहले, ठीक है, जो भी था पहले ज़्यादा था और अब ये कम हो गया है, ठीक है। पहले मान लीजिए 0.9 था, अब ये कितना हो गया 0.7। तो 0.9 से जब ये सॉल्यूट नहीं डाला था कितना बनाना था, 1 ATM, 0.9 से 1 करना था, अब कितना करना है, 0.7 से 1 ATM करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत, जैसे यही चीज़ मैं ऐसे समझाऊं कि एक समान, ये देखिए 0.9 से 1 करना है, ये 0.7 से 1 करना है, एक समान यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, और वही एक समान यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, यहाँ ज़्यादा हो गया गैप दोनों में, जो आपका वेपर प्रेशर है पहले और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में अंतर बढ़ गया, तो अब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि पहले जितने टेम्परेचर पे ये उबल रहा था, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उबालने के लिए। यानी कि ये बात नोट करने लायक है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए जब ये जो है प्योर था, उस टाइम पे इसका बॉइलिंग पॉइंट T था, अब सॉल्यूशन हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, T1 माइनस T, और इस T1 माइनस T को डेल्टा TB कहते हैं। डेल्टा TB का मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB कितना बढ़ गया, कितना एलिवेट हो गया पहले से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट NVS in a pure solvent, then boiling point of the solution becomes higher than the boiling point of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बढ़ जाता है, जितना पहले था उसको रखिए और जितना बाद में हो गया दोनों को माइनस कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 102 हो गया तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 102 माइनस 100। फॉलो किया बात को, ध्यान से समझेंगे, ध्यान लगाएंगे, ठीक है। अब बहुत आसान है ये, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एलिवेशन होता क्यों है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया होता है। अगर कोई पूछे कि किसी सॉल्यूशन, किसी लिक्विड, प्योर लिक्विड में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली बात समझ गए। अब आपका एक रूल है, इसको मैं समझा देता हूँ ग्राफ से। क्या है कि इधर हम प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं, कौन सा? वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर, और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर। ये है वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व। ठीक है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व जो है ये कैसे चलता है कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट, मतलब वाटर ले लीजिए, इसका जो है वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे कम होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब मान लीजिए यहाँ पे 1 atm आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 atm। नॉर्मली एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो जब जिस टाइम पे, जिस टेम्परेचर पे, ये देखिए, इस टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर था यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे टी टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना हो गया? 1 atm। तो ये टी टेम्परेचर इसका क्या होगा? ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये टी टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ बनाना सबको आना चाहिए, बहुत आसान है। अब क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। तो प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही इसका सोल्यूशन हमने बना दिया विद नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो ये पहले से ये ग्राफ उसी टेम्परेचर पे इसका, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना था, अब उसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ नीचे जाएगा, ऐसे इसके नीचे चलेगा। दिस कर्व इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस कर्व इज फॉर सॉल्यूशन। ये कर्व किसके लिए होगा? सॉल्यूशन के लिए होगा। अब देखिए, सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर तो 1 atm हो गया था, लेकिन उसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 1 atm नहीं हुआ है। उसी टी पे इसका वेपर प्रेशर उससे कम रह गया, तो ये बॉइल नहीं करेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देते जाएंगे, फिर बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा। तो अब ये 1 atm इतने टेम्परेचर पे जाके पहुंचेगा, इस टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? T1। ये T है, और ये आपका ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा, T1। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं T1 माइनस टी इक्वल्स टू डेल्टा TB, डेल्टा TB इक्वल्स टू T1 माइनस टी। ज़्यादा से कम को घटा देते हैं, फाइनली जितना हुआ और इनिशियली कितना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नाउ नोट डाउन बेटा कि elevation of boiling point is directly proportional to the molality of the solution. Elevation of boiling point is directly proportional to the molality of solution. जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सोल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके। क्यों मोलैलिटी? मोलैलिटी क्यों? मोलैरिटी क्यों नहीं है? मोलैरिटी क्यों नहीं? मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं? कुछ और क्यों नहीं? मोलैलिटी ही क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन दो जगहों पे हम मोलैलिटी कहते हैं, बाकी जगहों पे नहीं कहते। बाकी जगह मोलैरिटी और ये सब आता है, ठीक है, लेकिन इन दो जगहों पे स्पेशली हम मोलैलिटी की बात करते हैं। आप जानते हैं, जब मैंने शुरू में ही कंसंट्रेशन पढ़ाई थी तो कंसंट्रेशन दो तरह की बताई थी, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब जब किसी चीज़ को बॉईल करना है तो बेटा कंडीशन नेसेसरी है कि उसको गर्म करना होगा। ठीक है, तो गर्म करना होगा, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो मोलैरिटी बदलेगी, लेकिन मोलैलिटी नहीं बदलती। कोई पूछे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैलिटी क्यों यूज की जाती है? क्योंकि मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, मोलैलिटी नहीं बदलती है। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती, जबकि मोलैरिटी
या बदल जाती है, और कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो बदल जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, डेल्टा टीबी मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी m, वेयर m इज व्हाट, मोलैलिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो दिस मोलैलिटी, और ये हम लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू m। हेयर के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, ये हटा देता हूँ, है ना। आपने बनाना हो तो आप पीछे करके वीडियो पॉज करके फिर से बना सकते हैं। बनाना हो क्या, बनाना ही है आपको ये बनाना ही है। ग्राफ आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करके भी ये ग्राफ बना दें, हो जाएगा। ठीक है, आड़ा टेढ़ा बनेगा आंखें बंद करके, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखेंगे, प्रूव दैट डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रूव दैट, ये तो हमने डायरेक्टली कह दिया था ना, अब कहिए कि प्रूव करो इसको, कैसे है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रूव करना है, बहुत आसान है, अभी देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेरिवेशन किसका, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। कई बार डिराइव दिस रिलेशन भी आ जाता है, क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डिराइव दिस रिलेशन भी आ जाता है। या ये भी आ जाता है, प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब डेल्टा टी बी जो है ये प्रूव करना है इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ एक चीज हमें याद रखनी है, अभी हमने देखा था कि डेल्टा टी बी हो क्यों रहा था, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Elevation of boiling point depends on या is due to, depends on मत लिखिए, elevation of boiling point is due to lowering of vapor pressure. So delta TB is directly proportional to, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है बेटा what is RLVP, आया RLVP, relative lowering of vapor pressure. Delta TB is directly proportional to relative lowering of vapor pressure. याद रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RLVP, डन। ठीक है, तो डेल्टा टीबी यू नो दैट RLVP इज इक्वल टू x2, कल हमने राउट्स लॉ में ड्राइव किया था, RLVP इज इक्वल टू x2, x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। RLVP है क्या, RLVP है, यहाँ पे मैं पूरा लिख दूं, RLVP है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। कल ये रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो P0 माइनस P ये क्या है, RLVP है, तो ये x2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू P0, डेल्टा टीबी is proportional to P0 minus P upon P0, this is RLVP, done। ठीक है, तो डेल्टा टीबी is proportional to x2, भाई ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर x2 है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू x2। अब x2 क्या होगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सोल्यूट।
ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, अब इस पे काम करते हैं थोड़ा, x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2 ओवर n1 प्लस n2, ये तो होता है x2 का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के मोल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। अब इसको हटा दें, ये हटा दें तो देखें, ये है n2 x2 इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, x2 इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। बट यहाँ कल ही मैंने बात की थी कि राउल्ट्स लॉ या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं। और आइडियल सॉल्यूशन कब होता है, जब वो डाइल्यूट होता है ना। तो ये डाइल्यूट होगा नेसेसरी, ये क्या होगा, डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए n2 विल बी लेस एंड लेस देन n1। सॉल्यूशन डाइल्यूट कब होगा, जब सोल्यूट बहुत कम होगा और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के ज़्यादा होंगे और सोल्यूट के कम होंगे। तो n2 यानी कि सोल्यूट के मोल्स बहुत और बहुत कम होंगे n1 से। तो हम ले सकते हैं सो n1 प्लस n2 कैन बी इक्वल टू n1। अगर ये n2 बहुत छोटा हो, जैसे हम कहें 1 प्लस 0.0001, तो इसको 1 ही मान लो यार, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये क्या होगा, 1.0001 आएगा, है ना। तो उसको 1 ले सकते हैं। जब इस एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू बहुत छोटी हो तो दोनों को प्लस करने में दूसरी वैल्यू को हम हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं हटा सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। प्लस माइनस में हम दूसरी को, बहुत छोटी वैल्यू को हम गायब कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, यानी कि n1 प्लस n2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं खाली। तो x2 इक्वल टू क्या आएगा, x2 इक्वल टू आएगा n2 ओवर n1, n2 ओवर n1, ठीक है। n2 ओवर n1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि W2 ओवर M2, W2 ओवर M2, W2 का मतलब मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास ओवर मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स इसके यानी कि W1 ओवर M1। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा W2 M1 ओवर W1 M2, ये M2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। W अपनी जगह रहेंगे। तो x2 बराबर ये आ चुका है हमारा, x2 बराबर क्या आ गया, ये सिस्टम पूरा हमारा बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये हटा दें, ये नीचे कर देते, चलो। ये देखिए, अब हमारे पास था कि डेल्टा TV इज प्रोपोर्शनल टू x2 था, एंड x2 की ये वैल्यू हम ले सकते हैं, x2 इक्वल टू ये आ चुका है, यानी कि डेल्टा TV इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू W2 M1 अपॉन W1 M2, ठीक है। अब यहाँ 1 क्या दिखा रहा है, सॉल्वेंट, और 2 किसको दिखा रहा है, सोल्यूट को। यहाँ याद रखें 1 इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ये लिख भी सकते हैं आप अपने डेरिवेशन में, एंड 2 इज इक्वल टू सॉल्यूट, ठीक है, 2 इज इक्वल टू सॉल्यूट। तो अब देखें यहाँ M1 क्या होगा, M1 क्या होगा, मोलर मास, किसका, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का मोलर मास हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, तो हियर M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी में से कांस्टेंट हम हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी में केवल वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। कोई भी कांस्टेंट थिंग होती है वो प्रोपोर्शनैलिटी से हटा सकते हैं आप। प्रोपोर्शनैलिटी में वही चीज़ रहेगी जो वेरिएबल होगी, चेंज हो सकती है,
यानी कि ये चेंज हो सकता है मास, ये चेंज हो सकता है सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, ये चेंज हो सकते हैं। तो हमने इसको एलिमिनेट कर देना है, यानी कि डेल्टा टी बी इजिकल्स टू क्या आने वाला है, डेल्टा टी बी आने वाला है W2/M2 इंटू W1। W1 को मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलैलिटी है, सॉरी ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स W/M किसके, सॉल्यूट के, और ये डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ओवर सॉल्वेंट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इजिकल्स टू ना प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इजिकल्स टू की आदत है, इजिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू N2/W1। W2/M2 क्या था, N2 ही तो था, तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन ना सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलैलिटी में, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो W1 मास ऑफ सॉल्वेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा M। हियर यहाँ पे हम देखें N2/W1 इजिकल्स टू मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू M, M यानी कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए फिर कर देते हैं इसको ऊपर, देखिएगा कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू M, नाउ वी कैन राइट डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू KB इंटू M एंड राइट, ठीक है, डेराइव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इज इक्वल्स टू होता है 1000 W/M1 कैपिटल W, यहाँ हम M2 लिख दें क्योंकि हम सॉल्वेंट के लिए 2 यूज कर रहे थे, तो ये W2/M2 वही जो फॉर्मूले में अभी चलाया हमने W2, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना पानी लिया, कितना और कुछ लिया, सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसमें देखें ये वैल्यू यहाँ रख दे तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ रख दे तो आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1000 KB W2/M2 कैपिटल W, M2 कैपिटल W। अब मैं M2 इधर कर दूं और डेल्टा टी बी उसकी जगह कर दूं, तो ये आ जाएगा M2 इज इक्वल्स टू 1000 KB W2/डेल्टा टी बी इंटू W। बाय दिस वे अगर हम ये काम करें कि कोई ऐसा, हम वेपर प्रेशर वाले में भी मैं ये बात नहीं की, वेपर प्रेशर RLVP में, उसमें भी ये बात करनी थी, फिर कर लेंगे हम। क्या है, अगर हम ये देख लें कि हमने तोल के कुछ W ग्राम वाटर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें वे करके कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W ग्राम ले लिया, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लीजिए आपने ग्लूकोज ले लिया, इसमें कुछ W2 अमाउंट ग्लूकोज का डाल दिया, और एक्सपेरिमेंट के जरिए आपने इसका डेल्टा टी बी पता कर लिया कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था, वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 373.15 केल्विन होता है, 373.15 केल्विन होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे बढ़ जाएगा तो डेल्टा टी बी निकल जाएगा, कितना बढ़ा, तो डेल्टा टी बी आ गया, W2 आ गया, W आ गया, और KB फॉर वाटर होता है, KB फॉर वाटर होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। ये वाटर के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी नहीं जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको याद होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये जो ये KB पता होगा, W2 पता होगा, W पता होगा, डेल्टा टी बी पता होगा, तो आप सोल्यूट का मोलर मास यानी ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लूकोज डिजॉल्व की कोई भी सोल्यूट लिया उसका मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं। ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट्स का मोलर मास निकालने के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं, क्योंकि ये मोलर मास पे के ऊपर डिपेंड करती हैं। देख लीजिए डेल्टा टी बी जो है वो मोलर मास से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। डेल्टा टी बी में यहाँ M2 आ गया, डेल्टा टी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M2 के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आज ये लंबा हो जाएगा, लंबे वीडियो की अपलोडिंग प्रॉब्लम करती है। ओके, थैंक यू।